हेलो एस्पिरेंट्स। दोस्तों, ऑप्शनल को लेके यूपीएससी एस्पिरेंट्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें, कैसे चूज़ करें, किस टाइम पीरियड पे ऑप्शनल चूज़ करें। और सबसे मेन जो कन्फ्यूज़न रहता है वो क्या सब्जेक्ट चूज़ करें। और कभी कभी जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो जल्दबाजी में कुछ गलत डिसीजन लेते हैं ऑप्शनल को लेके, देन एग्ज़ाम के बाद वो लोग पछताते हैं अपनी इस गलती पे। तो आज हम लोग इस शॉर्ट लेक्चर में ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शनल को चूज़ करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो आपको एक सही ऑप्शनल चूज़ करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो आवर फर्स्ट पॉइंट इज बेसिक ऑफ सिलेक्शन, दैट इज़ योर इंटरेस्ट। आपको वो सब्जेक्ट चूज़ करना जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आप कंफर्टेबली जिसको 3 to 4 आवर पर डे दे सको बिना बोर हुए। क्योंकि जैसे एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर के जो टॉपर्स रहते हैं उनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है वो उसे चूज़ कर लेते हैं। अब अगर किसी एस्पिरेंट का जो प्रीवियस टॉपर है उसका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था, और आपका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में नहीं है, तो फिर आप कैसे मैथमेटिक्स ले सकते हो? क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आप उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। उस टॉपर का था क्योंकि उसका उसमें इंटरेस्ट था, तो आपको वो देखना है। अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे देखिए कि प्रीवियसली टॉपर्स का क्या ऑप्शनल था, वो आपको नहीं देखना है। आपका जो इंटरेस्ट है आपको उसके बेस पे देखना है। उसके बाद जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है कंपैरिजन विद अदर सब्जेक्ट। कई बार ऐसा होता है कि एस्पिरेंट 3-4 सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं, फिर उनके बीच में वो कंफ्यूज होते हैं कि ये सब्जेक्ट लें ये सब्जेक्ट लें। तो आपको वही करना है कि आपको उन सारे सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, जो 3-4 ऑप्शनल के बीच में आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आप ये कौन सा ऑप्शनल आपको चूज़ करना चाहिए, तो आप उनका जो सिलेबस है उसको कंपेरेटिवली उसके सिलेबस को कंपेयर कीजिए। उसका जो प्रीवियसली जो टॉपर्स के ये चीज़ आपको यहाँ हेल्प करेगी कि जो प्रीवियसली जो टॉपर्स ने वो अगर वो सब्जेक्ट्स लिए, तो लास्ट 5 to 10 ईयर्स के जो टॉपर्स के अगर वो सब्जेक्ट्स ऑप्शनल थे टॉप 10 टॉप 20 के, तो उनके मार्क्स को कंपेयर कीजिए कि किस में आप वो हाई मार्क्स गेन कर रहे थे, किस में लो मार्क्स गेन कर रहे थे, और उसके अकॉर्डिंग फिर अपना इंटरेस्ट वो कीजिए। और अगर आपको ऐसा नहीं आ रहा है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एटलीस्ट जैसे आपने 4 सब्जेक्ट आपने चूज़ किए बट आप उसमें कन्फ्यूज़ हो, तो 1 वीक आप हर सब्जेक्ट को दीजिए और उसके बेस पे आप अपना कंपैरिजन कीजिए कि आप किसके साथ कंफर्टेबली थे, किस में आप बेटर टाइम दे सकते हैं और किसको आप बेटरली प्रिपेयर कर सकते हैं। उसका होता है स्मॉल एंड वेल डिफाइंड सिलेबस। जी, मैंने पहले भी बोली कि यूपीएससी आपको किसी सब्जेक्ट में मास्टर बनाना नहीं चाहता है, तो आपको वो ऑप्शन चूज़ करना है जिसका सिलेबस स्मॉल हो और वेल डिफाइन हो। क्योंकि स्मॉल सिलेबस जो होता है वो आपको हेल्प करेगा। स्मॉल सिलेबस का जिस सब्जेक्ट का सिलेबस स्मॉल होगा आप उसे जल्दी ख़त्म कर पाएंगे और वो आपको रिवीजन में हेल्प करेगा। जितनी जल्दी आप उस सिलेबस को ख़त्म करेंगे उतनी बार उसका रिवीजन आप कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। उसका नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ सब्जेक्ट। तो लेस डायनामिक और मोर स्टैटिक और लेस स्टैटिक एंड मोर डायनामिक, कि इसमें क्या होता है कि लेस डायनामिक एंड मोर स्टैटिक इस चीज़ में होता है कि अगर आपने ऑप्शनल प्रिपेयर किया, आपने 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या किसी भी टाइम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको मोर स्टैटिक में अगर स्टैटिक पोर्शन उसका सेम 70, सपोज 70% उसका स्टैटिक पोर्शन है और 30% उसका डायनामिक पोर्शन है। 70% तो फिक्स रहने वाला है ना, 30% डायनामिक जो करंट अफेयर है वो चेंज होगा। 70% तो आप प्रिपेयर होगी। सपोज अगर आपने इस ईयर सपोज अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए 2023 वाला 2024 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो 70% तो आपका ऑप्शनल प्रिपेयर रहेगा। आपको जो डायनामिक ऑप्शनल आपका है वही आपको करना पड़ेगा कि सिर्फ जो करंट अफेयर उसका वो। कुछ सब्जेक्ट ऐसे जो कि वो ज़्यादा स्टैटिक होता है 100%, जैसे अगर मैथमेटिक्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, तो वो 100% स्टैटिक है। शायद उस बहुत डायनामिक तो पॉसिबल नहीं है उसमें। अगर कोई थ्योरम चेंज होती है तो वो सारी डायनामिक चीज़ें ऐड हो सकती है। बाकी 90-95% वो स्टैटिक रहने वाला है। बट आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपने मैथमेटिक्स चूज़ कर लिया, हाँ अगर आप जस्ट पीसीएम ले लो, बायोलॉजी ले लो, जो भी ले लो, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है, आप कॉलेज टाइम में अपना अच्छा मार्क्स गेन किया है, जैसे अगर मैथ्स ले रहे हो तो आप IITian हो, या फिर अगर कॉलेज में अपना गोल्ड मेडलिस्ट रहे अपनी यूनिवर्सिटी में, तो फिर आप उस चीज़ में अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मैथमेटिक्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी आपका सब्जेक्ट है अदर देन यूपीएससी सब्जेक्ट के अलावा वो ले सकते हो, अदरवाइज नहीं। उसके बाद होता है कि लेस स्टैटिक मोर डायनामिक। तो ये जो सब्जेक्ट है इस लाइक इकोनॉमिक्स हो गया आपका डायनामिक बेस पे, ज्योग्राफी भी हाँ अच्छा खासा डायनामिक बेस पे, और उसके बाद पोल साइंस डायनामिक। तो इस टाइप से आपको चूज़ करना है कि आपका इंटरेस्ट स्टैटिक में ज़्यादा है डायनामिक में ज़्यादा है, तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग चूज़ करना है। उसके बाद स्कोरिंग ऑफ नेचर ऑफ सब्जेक्ट।
आपको ये चीज़ करनी है कि जैसे जो मैंने आपको बोला कि अगर आप 3-4 सब्जेक्ट में आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो, तो आप वही चीज़ कीजिए कि प्रीवियसली जो एस्पिरेंट जिन्होंने क्वालीफाई किया उनका आप देखो कि उनका जो सब्जेक्ट में स्कोरिंग था, किस सब्जेक्ट में वो कौन सा सब्जेक्ट में स्कोरिंग हाई गया है, कौन सब्जेक्ट में स्कोर लो गया है, और आपके हिसाब से वो सब्जेक्ट आपके लिए बेटर होता है नहीं, उस बेसिस से आपको चूज़ करना है। रिलेवेंस विद जीएस, तो यहाँ पे आपको ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करना है जो आपको जीएस 1, 2, 3, 4 में आपको हेल्प करे। जैसे अगर बात करूँ सोशियोलॉजी की, तो सोशियोलॉजी आपको जीएस 1 में हेल्प करेगा, एथिक्स में हेल्प करेगा, एंड इंटरव्यू में हेल्प करेगा। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो जीएस 1, जीएस 3 में डिजास्टर्स वगैरह है तो उसमें हेल्प करेगा, तो उस हिसाब से आपको सोशियोलॉजी। इकोनॉमिक्स पे आपको हेल्प कर सकता है, पॉलिटी। बट अगर आप बात करें कि अगर आप मैथमेटिक्स लेते हैं, फिजिक्स या केमिस्ट्री जो भी लेते हो एज ए ऑप्शनल, तो वो आपको जीएस में कहीं भी हेल्प नहीं करने वाला है। तो आपको जीएस के तो आपको कोई हेल्प रहेगी नहीं, आपको अलग से सब्जेक्ट रेडी करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करो जो आपको जीएस में हेल्प करे, तो जीएस के कुछ पार्ट्स को आप उसके बेसिस पे कंप्लीट कर सको। देन ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी मटेरियल, तो आपने ऐसा कोई सब्जेक्ट चूज़ कर लिया जिसके मटेरियल से मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और अगर मटेरियल से तो अपडेट नहीं है, लेटेस्ट अपडेट मटेरियल नहीं है, प्रीवियस पुराने अपडेट मटेरियल से, तो फिर आपको कन्फ्यूजन होगा, वो दिक्कत जाएगी। इसलिए ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करो जो जिसका जो मटेरियल्स इजीली अवेलेबल हो। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडेंस, तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो फिर आप खुद भी चूज़ कर सकते हो, बट अगर आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ रही है सब्जेक्ट में, तो फिर आप वो सब्जेक्ट चूज़ करो जिसके टीचर्स अवेलेबल हो। मतलब एक सब्जेक्ट के लिए आपको 4-5 टीचर्स मिल जाए। अगर आप कोई एक टीचर से आपको समझ में नहीं आ रहा है, तब दूसरे टीचर की हेल्प ले सकें। जैसे अगर आप मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री में एज ऑप्शनल लोगे, तो शायद उस ऑप्शनल के लिए आपको बहुत रेयर टीचर मिल पाएंगे। बट अगर वहीं आप बात करें सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, पोल साइंस वगैरह, इसके लिए अगर आप देखोगे तो बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे। अगर आपको एक टीचर्स की चीज़ समझ में नहीं आ रही है, पढ़ाने का तरीका समझ में नहीं आ रहा है, नोट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप दूसरे टीचर से पढ़ सकते हो, तीसरे टीचर से पढ़ सकते हो। बट किसी उसका अगर अदर सब्जेक्ट लो जिसका टीचर ही आपको बहुत रेयरली अवेलेबल हो रहा है, तो आपको उसमें समझ में आया ना आया, फिर आपको सेकंड ऑप्शन पास अवेलेबल ही नहीं रहेगा गाइडेंस के लिए। प्रोबेबिलिटी, तो बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। एक ह्यूमन साइकोलॉजिकल नेचर होता है कि जैसे कि यूपीएससी की बोला जाए तो बोलते हैं कि यूपीएससी की तरफ जो एक बहुत यूपीएससी की स्टडी में जो एक मैक्सिमम ग्रुप जो होता है वो जिस तरफ जा रहा है, आप जिस तरह से प्रिपरेशन कर रहा है आप उसको थोड़ा अपोजिट प्रिपरेशन करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा अलग करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि होता है ना जैसे 10 to 15 लाख एस्पिरेंट्स फॉर्म फिल करते हैं, और अगर जो एस्पिरेंट्स क्वालिफाई करते हैं उसका नंबर देखा जाए तो 0.00001 के डिजिट में आता है। तो वही कि वो 0.0001 जो एस्पिरेंट्स जिस तरह प्रिपरेशन करते हैं, वो जो अदर जो भीड़ है उसके अलग थोड़े अलग जाकर प्रिपरेशन करते हैं। ये यूपीएससी लिखा है। तो बट अगर ऑप्शनल की बात करें तो ऑप्शनल में होता है कि मैं यहाँ सजेस्ट करूँगा कि जो मैक्सिमम एस्पिरेंट जिस सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं, आप उस सब्जेक्ट को चूज़ करने की कोशिश कीजिए, उस भीड़ से अलग जाने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि होता है कि अगर आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज़ किया जिसको और बहुत सारे एस्पिरेंट जिसका जो सब्जेक्ट चूज़ किया एज ऑप्शनल, जैसे सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, ये नॉर्मल सब्जेक्ट्स जो बहुत सारे एस्पिरेंट चूज़ करते हैं, तो होता क्या है कि जो एग्जामिनर है जो कॉपी चेक करेगा, उस बंदे के पास जो है कि बहुत सारी कॉपियाँ होगी चेक करने के लिए, उसके पास टारगेट होगा उसे एक दिन में इतनी कॉपीज़ चेक करनी है, इतने टाइम तक अपनी कॉपीज़ चेक करनी है। तो जब ज़्यादा कॉपीज़ होंगी शायद वो ठीक से कॉपीज़ पे ध्यान नहीं दे पाएगा और आपकी कॉपी चेक करेगा। बट अगर आपने ऐसा कोई सब्जेक्ट चूज़ किया जो बहुत कम एस्पिरेंट्स ने चूज़ किया, फिर दो आपके अलावा 4-5 एस्पिरेंट्स हैं, फिर आप अकेले ही एस्पिरेंट्स हो जिसका वो सब्जेक्ट है, तो जो कॉपी चेक करेगा उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कॉपी चेक करने के लिए, और वो इतने प्यार से जितना ध्यान देकर उस कॉपी को चेक करेगा और वो गलतियाँ ढूंढ कर निकालेगा जो आपको भी नहीं पता आपकी कॉपी में आपके आंसर में वो गलतियाँ हुई है। तो इस तरह से थोड़ा ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करने की कोशिश की जो शायद थोड़ा सा एक बहुत मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट चूज़ करे वो नहीं, बट थोड़ा सा जिसमें कुछ और एस्पिरेंट चूज़ कर सकें। तो ऐसा सब्जेक्ट बिल्कुल चूज़ मत कीजिए जो जिसके लिए शायद आप अकेले एस्पिरेंट्स हो। हाँ, अगर आप उस सब्जेक्ट का मास्टर्स हो, बिल्कुल आप उसमें अपना 100% दे सकते हो, 100% में आपको प्रिपेयर है और आप उसमें अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, तो फिर एक ही सब्जेक्ट फिर आप चैलेंज कर सकते हो ना कि हाँ भाई मैंने आंसर लिखा, तू चेक करके बता, तू मार्क्स काट के बता मेरे। तो अगर वो कॉन्फिडेंस और वैसा सब्जेक्ट आपका प्रिपेयर है तो फिर आप सिंगल सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर इट।